इट इज़ डे 14 ऑफ लिटरेरी टर्म्स और प्रकाश एंड यूथ पब्लिकेशन की बुक से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं सक्सेसफुली। बड़ी ही अच्छी बुक्स है ये, पढ़ना हमें, इनका प्रीवियस ईयर हमें देखने के लिए इन्हें पढ़ना चाहिए। और देखिए क्या है, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज बाय इलियट इन हिज। तो अपना उनका कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें उन्होंने यूज़ की कि फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म या ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट या मेटाफिजिकल पोइट्स या फिर ऐसे ऑन हेमलेट। देखो ऐसे ऑफ हेमलेट की बात आती है, ऐसे ऑफ हेमलेट की बात आती है तो कोरिलेटिव ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात आती है ना। ऐसे ऑन हेमलेट, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम करके उन्होंने वर्क दिया है। और टी.एस. इलियट बड़े ही भाई क्रिटिक हैं, महान क्रिटिक हैं। इन्हें पढ़े बिना तो चाहे टीजीटी हम करते हैं, टी.एस. इलियट नहीं है, मगर वहाँ पर भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो मैं लेक्चर दे रही हूँ बाकी ये तो प्रीवियस ईयर है, ये यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी कहीं से भी ये क्वेश्चन आपके सामने है। पर जो मेरा यहाँ पर मतलब एम है वो टीजीटी को लेकर है। खैर, पर मैं ये बताने की बता रही हूँ यहाँ पे कि टी.एस. इलियट क्रिटिसिज्म की दुनिया में इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम छोटे सा पेपर टीजीटी की बात करते हैं तो तब जब वो सिलेबस में नहीं है तभी भी उन्हें पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हेमलेट की बात की है, प्रॉब्लम ऑफ हेमलेट की बात की है। ये तो क्वेश्चन से हटके एक बात हो गई इनसे संबंधित। अब जो बात हम यहाँ कर रहे हैं कि उनका कौन सा वर्क है जिसमें उन्होंने डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। साथ साथ में एक और डिसएसोसिएशन और यूनिफिकेशन, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं ये। डिसएसोसिएशन सेंसिबिलिटी की बात टी.एस. इलियट ने फर्स्ट टाइम की है, उसी तरह से यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात भी टी.एस. इलियट ने फर्स्ट टाइम की है। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, टी.एस. इलियट। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, टी.एस. इलियट। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, टी.एस. इलियट। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम ऐसे, टी.एस. इलियट। महान क्रिटिक टी.एस. इलियट। खैर, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो बात है डिसएसोसिएशन सेंसिबिलिटी, तो यहाँ पे एक राइटर हुए हैं जे.सी. गैरियारसन, है ना। इन्होंने एक एंथोलॉजी लिखी है और जो इनकी जो एंथोलॉजी है इसमें बहुत सारे जो राइटर हुए हैं 17th सेंचुरी के, जो पोइट हुए हैं, राइटर हुए हैं, है ना, जैसे कि जॉन डन वगैरह, तो उनके वर्क को यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया है। और इनकी जो एंथोलॉजी है उसका नाम है कि मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी। तो मेटाफिजिकल, ये जो 17th सेंचुरी के जो राइटर रहे हैं उनकी पोएम, उनकी लिरिक को उन्होंने उनकी स्टडी की है और उनको इन लोगों को 17th सेंचुरी की जो है मेटाफिजिकल का भी इन्होंने नाम दे दिया। किसने? गैरियरसन ने, ठीक है। जिसमें इनकी बुक का नाम पहले मैं बताती हूँ, बीच में ही रुक गई थी, उसे एक्सप्लेन करने लगी कि मेटाफिजिकल लिरिक एंड पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी डन टू बटलर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब इनका ये वर्क आया, इस वर्क को पढ़ा हमारे टी.एस. इलियट ने और फिर यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया। जब इनको यहाँ इस वर्क को पढ़ने के बाद जब वो क्रिटिसाइज़ करते हैं तो दो चीज़ निकल के आती हैं उनकी तरफ से कि डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये जो वर्क है ये फर्स्ट टाइम टी.एस. इलियट यूज़ ने किया और किसमें? मेटाफिजिकल पोइट्स, इसमें उन्होंने वर्क किया है पहले टाइम। तो यहाँ देखते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन कि डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज लिटरेरी टर्म फर्स्ट यूज टी.एस. इलियट इन हिज ऐसे क्या मेटाफिजिकल पोइट्स। तो ये मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करते हैं। यहाँ गैरियरसन ने तो उनको नेगेटिव क्रिटिसिज्म दिया था और ये टी.एस. इलियट इनको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देते हैं। इनको तो मतलब आलोचना की थी और यहाँ पे एक कुछ अच्छी बात, प्रशंसा की बात करते हैं यहाँ पे टी.एस. इलियट। इट रेफर्स टू द वे इन विच इंटेलेक्चुअल, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्चुअल थॉट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग। तो इनको क्या करता है, अलग करने का काम करता है, कहाँ से? एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग की एक्सपीरियंस से इन 17th सेंचुरी पोइट। तो ये बात है टी.एस. इलियट की और होप करती हूँ ये समझ में आया होगा। और क्रिटिक हैं ये
तो एक बड़ा ही क्रिटिक होने का बड़ा अच्छी बात होती है। क्रिटिक होना एक नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव क्वालिटी है। और किसी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो टी.एस. इलियट भी उस लिटरेचर में क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, और जितने भी क्रिटिक रहे हैं कुछ नया ही बोने की, वहाँ से निकालने की बात करते हैं और गहराई तक जाने की बात करते हैं। वहीं अब देखो दूसरे क्रिटिक भी आ गए हमारे सामने। क्या लिखा है? द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ फेमस वर्क ऑफ। तो ये भाई इसको याद रख लीजिए, है ना। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पहले भी ये क्वेश्चन आ गया है, और इसका आंसर है, ये किसने दिया है? I.A. रिचर्ड्स ने दिया है। ये I.A. रिचर्ड्स ने, जिस तरह से हम एरिस्टोटल की पोइटिक्स याद रखते हैं, उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को I.A. रिचर्ड्स के लिए याद रख लीजिए। और इसका एक्सप्लेनेशन है कि इनवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्डसन नोन एज I.A. रिचर्ड्स was an English educator, literary critic, rhetorician, कहने के कलाकार, किस तरह से किसी बात को कहना है ना, जिसमें से ब्यूटी झलके। whose work contributed to the foundation of new criticism, कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान करते हैं बेस रखने के लिए, फाउंडेशन रखने के लिए न्यू क्रिटिसिज्म की। और द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ फेमस वर्क बाय हिम, इसे याद रख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये जो उनका वर्क है डिस्कस करता है द सब्जेक्ट, उन विषयों पर, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्म कैसे बना, वैल्यू वर्थ क्या है उसकी, रिदम क्या है, कोएस्थेसिया पर, जिसका मतलब है अवेयरनेस, जागरूकता, ऑफ इनहेबिटिंग वंस बॉडी, जो जिस बॉडी में, शरीर में रहता है उसके बारे में, कॉज टू स्टिम्युलिटी फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स, जो कि क्या होते हैं कि कॉज करते हैं, कारण होते हैं, स्टिम्युलेट करने का, उत्तेजित करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स को। लिटरेरी इन्फेक्चुअसनेस, जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्चुअसनेस है, इल्यूसिवनेस है, इंगित करता है, ओ माय गॉड, इंगित करता है ना। और डाइवर्जेंट, अलग अलग करता है रीडिंग एंड बिलीफ को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ड्स दैट हैज़ नो थीम। अच्छा, यहाँ देखिए क्या लिखा है कि वर्ड्स दैट हैज़ नो थीम, नो रेगुलर मीटर, रिदम और स्टैंजा पैटर्न क्या कहलाता है? ना तो थीम है, ना रेगुलर मीटर है। वर्ड्स वो ले जिसमें कोई सेट, नो थीम, नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम जिसमें नहीं है, और स्टेंजिक पैटर्न भी इसमें नहीं है, क्या कहलाएगा? तो वो फ्री वर्ड्स है। तो वर्ड्स जिसमें मीटर वगैरह इन सब से फ्री है, तो ये है क्या? फ्री वर्ड्स। इसका आंसर देखिए क्या लिखा है कि फ्री वर्ड्स, वर्ड्स डेट हैज़ नो सेट रिदम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टेंजिक पैटर्न, तो ये फ्री वर्ड्स है। तो वो प्रोज के जैसा स्टाइल है। ब्लैंक वर्ड्स में प्रोज जैसा स्टाइल नहीं है तो पोइट्री जैसा, मगर यहाँ पर क्या है कि ले नहीं होती, मतलब इसमें है ना राइम नहीं है पर इसमें मीटर है। ब्लैंक वर्ड्स आयम्बिक पेंटामीटर याद होगा आपको, ब्लैंक वर्ड्स आयम्बिक पेंटामीटर। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्पीच इन विच अ करेक्टर रिवील्स हिज थॉट, कि कोई स्पीच है जिसमें जो करेक्टर है अपने थॉट को रिवील करता है, उजागर करता है ऑडियंस के लिए, बट नॉट टू द अदर करेक्टर्स इन द प्ले, और दूसरे करेक्टर्स के लिए नहीं जो प्ले में है। तो क्या होगा? स्टेज क्राफ्ट है, स्ट्रोफे है, या स्टिकोमीथिया है, या सोलिलोकी है। पर ये सोलिलोकी नहीं, ये तो एसाइड होना चाहिए, है ना। ये सोलिलोकी नहीं, ये तो एसाइड होना चाहिए, और इसका आंसर तो सोलिलोकी यहाँ दिया हुआ है, पर शायद ऑप्शन नहीं है इसलिए रहा होगा। पर है ना, देखिए जो करेक्टर क्या करता है, अपने जो थॉट हैं उसको स्पीच, वो स्पीच जिसमें क्या होता है, करेक्टर अपने जो रिवील करता है, उजागर करता है अपने थॉट को, कहाँ? ऑडियंस के लिए, बट नॉट अदर करेक्टर, दूसरों के करेक्टर को, मतलब जो प्ले जो है स्टेज पर और भी लोग हैं उन करेक्टर्स को नहीं, पर ऑडियंस के लिए। तो ये एसाइड है, पर एसाइड ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ये सोलिलोकी यहाँ लगाया है, पर ये तो एसाइड की डेफिनेशन लग रही है। यहाँ इसका आंसर देखिए क्या लिखा है, इन सोलिलोकी इज अ स्पीच इन विच अ करेक्टर रिवील्स हिज थॉट टू द ऑडियंस बट नॉट टू द अदर करेक्टर इन द प्ले।
ठीक है, पर सोलिलोकी में क्या है, अदर करेक्टर हाँ ठीक है उसकी बात को सुनते हैं, पर जो सोलिलोकी कर रहा है उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि वो ऑडियंस को सुनाए अपनी बात, ठीक है। मगर एसाइड में क्या होता है, एसाइड में तो उसका इंटेंशन होता है कि ऑडियंस तो उसकी बात को सुने मगर अदर करेक्टर ना सुने, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट सच एज प्लॉट है, एक्सपोजिशन है, फ्रेस फॉर शेडोइंग है, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रिजोल्यूशन है। तो ये सारे जो है ना किसी ड्रामा के भी होते हैं, प्रोज के भी होते हैं लिखने के, और इसमें भी हमने ड्रामा में भी पढ़े हैं, मगर यहाँ एक और इसने अलग कैटेगराइज किया है कि फिक्शन या नॉन फिक्शन, है ना। तो नॉन फिक्शन में ये सब चीज़ें हो, एक कहानी हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका प्लॉट हो, एक्सपोजिशन हो, उसमें क्लाइमैक्स हो, फॉलिंग एक्शन हो, है ना, डिनोमा हो, ये सारी चीज़ें किस में होती है, हाँ इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, मगर ये नॉन फिक्शन में नहीं। और इन दोनों से भी ऊपर है कि फिक्शन, क्योंकि फिक्शन जो होगा, फिक्शन ड्रामा भी होगा और क्या कहते हैं प्रोज भी होगा, पोइट्री भी होगी, है ना। जबकि नॉन फिक्शन तो ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, मेमोर है, ट्रैवलॉग है, ये सारे नॉन फिक्शन होंगे क्योंकि कल्पना पे बेस नहीं है, रियलिटी पे हैं। जबकि फिक्शन में क्या होगा, फिक्शन में तो कल्पनाएं होंगी, कोई ड्रामा में कॉमेडी बनाई जा रही है या ट्रेजेडी बनाई जा रही है, ट्रेजी कॉमेडी बनाई जा रही है, तो वो क्या है, फिक्शन है। प्रोज में भी कोई नॉवेल वगैरह जो लिखी जा रही है वो भी फिक्शन है। तो मतलब बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन दे दिया, दिमाग चलाने वाला। तो ये इसका सही आंसर हमारा फिक्शन है। क्या लिखा है कि प्लॉट, एक्सपोजिशन, फ्रेस, और ये सारे ना प्रोज डिवाइस हैं, ये सारे, है ना। फॉर शेडोइंग प्रोज डिवाइस है, और राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, तो रिजोल्यूशन आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ फिक्शन। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ड्रामा भी है, आंसर में है, प्रोज भी है, नॉन फिक्शन तो नहीं है मगर फिक्शन इसमें है, मगर क्योंकि फिक्शन का ही पार्ट ये दोनों है तो ये होगा जाएगा। खैर आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म गिवन टू फिक्शनल राइटिंग विच सेल्फ कॉन्शियसली and systematically draws attention to its status as artifact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality। तो एक ऐसी राइटिंग जो कि एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है फिक्शन और रियलिटी में, उसकी बात यहाँ है। तो ये फिक्शन, साइंस फिक्शन, रोमांस, स्टोरी, हाँ ये मेटा फिक्शन की बात है ना, ये मेटाफिक्शन की बात है। और देखिए अभी हम ये क्वेश्चन टी.एस. इलियट का पढ़ के आए हैं कि डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और मेटाफिजिकल लिरिक, और ये इन सब की बात इसने की है, मेटाफिजिकल पोइट्स की बात की है। तो देखो इस क्वेश्चन को वहीं से रिलेट करो और देखिए पढ़िए इसके बारे में कि मेटाफिजिकल क्या है, और ये मेटाफिक्शन की बात है। इस मेटाफिजिकल वो लिखने वाले कौन, लिखने वाले क्या लिखने वाले, मेटाफिक्शन लिखने वाले। तो मेटाफिक्शन एक नरेटिव टेक्निक है जिसमें क्या होता है, वो जनरा है फिक्शन का जहाँ पर फिक्शनल वर्क इज सेल्फ कॉन्शियस और ओपनली ड्रॉज अटेंशन टू द फैक्ट। तो मतलब ये सेल्फ कॉन्शियस रूप में, भाई जागरूक रूप में ड्रॉ करता है अटेंशन, हमारी चेतना को उस फैक्ट पर डेट इज़ इमेजनरी, जो कि इमेजनरी है ना। फैक्ट तो वो इमेजनरी है, पर मेटाफिक्शन पजेस फिलोसॉफिकल और क्रिटिकल क्वालिटीज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। एक फिक्शन, कल्पना, और एक रियलिटी के बीच में तुलना जो करते हैं, है ना, तो वो वाली बात है कि कुछ है ना मेटाफिजिकल जो पोइट है कुछ अलग ही टाइप का लिखते हैं, और उनकी राइटिंग में हमें जॉन डन का एक वर्क है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा, और उसमें क्या है कि वो कहता है कि जो मच्छर है ना, मच्छर उसका भी उससे रिलेशन है। मच्छर ने उसका ब्लड पी लिया, है ना, तो मच्छर के अंदर क्या है, उसका खून हो गया। तो इस तरह से वो एक कुछ बात उन्होंने कही थी, वो उनकी प्रेमिका हो गई या रिलेटिव हो गया, है ना, या क्या हो गया, इस तरह की बात उन्होंने की थी। बहुत अच्छी तरह से मुझे ये मेरे ध्यान से उतर गई है। मगर मेटाफिजिकल जो पोइट हैं इस तरह की राइटिंग करते हैं, इस तरह का वर्क लिखते हैं कि वो एक इमेजनरी
और एक रियलिटी, दोनों से ही भाई ऐसा देखा जाए तो वो रियलिटी, हाँ रियलिटी तो ये है कि मच्छर अगर हमारे हाथ पर आकर बैठता है और खून चूस लेता है तो उसके अंदर हमारा खून है, हाँ ये तो रियलिटी है। अब उसके हम अंदर हमारा खून है तो उससे तो हमारा रिलेशनशिप हो गया है ना, उससे तो हमारा रिलेशन बन गया। तो ये क्या है, ये एक इमेजनरी से भी परे बात है। तो इस तरह का वर्क हमें मेटाफिजिकल जो पोइट्री है उसमें देखने के लिए मिलता है। और आगे देखते हैं क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट पोइम with rhyming line written on a tombstone in praise of deceased person। ठीक है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एक शॉर्ट पोइम है विद राइम लाइन, जिसमें राइम लाइन भी है, जो रिटन लिखी जाती है ऑन अ टॉम स्टोन, किसी कब्र पर, है ना। और क्या करने के लिए, प्रेज करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, वो पर्सन जो डिसीज हो गया है, जो कि क्या है, जो अब नहीं रहा है, ऐसी बात है। तो वो क्या होगा, एपिटैफ होगा या एक्रोस्टिक होगा, बर्लेस्क नहीं, वो एपिटैफ है ना। तो देखिए एपिटैफ क्या है कि एन एपिटैफ इज़ फनरल oration and defined as a short poem with rhyme lines written on tombstone in praise of deceased person। तो शेक्सपियर ने अपनी टॉम पर क्या उनका एपिटैफ है ये आप बताइए, है ना। और कीट्स का क्या है, कीट्स का बड़ा छोटा सा लाइन का है और उसका मीनिंग भी बड़ा निकलता है। तो आप बताइए यदि आपको पता है तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोइट्री फॉर्म इन विच पोइम इज़ रिटन 8 लाइन ऑक्टेव में लिखी है। ईच लाइन कंसिस्ट इधर 10 और 11 सिलेबल की है। अच्छा 8 लाइन है, 10 या 11 सिलेबल की होती है और फॉलोज द राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी सी सी। तो 2 4 6 8, हाँ 8 लाइन की है, ऑक्टेव है, तो उसको ऑक्टेवर राइम कहेंगे, स्पेंसेरियन, टेजरा और या फिर राइम रॉयल। तो उसका जो है 8 लाइन की है तो ऑक्टेवा होगा। स्पेंसेरियन में 8 लाइन नहीं होते, टेजरा राइम में भी नहीं होते, राइम रॉयल में नहीं होते, 7 होते हैं राइम रॉयल में, टेजरा में 3 होते हैं। स्पेंसेरियन हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसमें 9 होते हैं, 8 लाइन होते हैं ऑक्टेवा में। तो ए बी सी सी इज राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेवा राइम। ऑक्टेवा राइम स्टेंजा इन इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ 8 आइम्बिक लाइन्स, इसलिए आंसर ए जो है हमारा करेक्ट है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। अ पास्टोरल इज़ अ पोइम, ठीक है, पास्टोरल पोइम होती है, डेट इज़ ऑफन सिली और विम्सिकल, रिटन इन 5 लाइन्स विद एन AABEVA। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, AABEVA अगर याद आए तो आपको। राइम स्कीम ऑफन लाइमरिक्स, और ये क्या होता है, अक्सर लाइमरिक्स होता है, ये 5 लाइन का, इसकी राइम स्कीम ऐसी होती है। ये शॉर्ट टेल शॉर्ट ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस तो ये करता है मगर है ना ये स्टोरी को ह्यूमरस नहीं बनाता। ये कोई ह्यूमरस पोइट्री होती है तो इसका मतलब पोइम है, स्टोरी नहीं, पोइम है, स्टोरी नहीं। अब देखो 5 लाइन में कौन सी स्टोरी आ जाएगी, 5 लाइन में तो पोइम आएगी, वो तो फिर बल्लड हो जाएगा, वो स्टोरी बताता है, ठीक है। तो ये स्टोरी नहीं, ये पोइम है, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। देखिए आप, देखिए लाइमरिक कॉमिक वर्स होता है, कॉमिक वर्स होता है, 5 एनापेस्टिक इसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस होते हैं, ये वाली बात इसमें कही गई है। वहीं ये देखिए AABBA है ना, ये इसकी राइम स्कीम होती है, मगर आगे लास्ट में देखिए कॉल्ड फिक्स्ड और क्लोज फॉर्म ऑफ पोइट्री है। पोइट्री में स्टोरी की बात नहीं, ये पोइम की बात है। तो ये कोई एक स्टोरी को नहीं करता, तो इसलिए पोइम है, स्टोरी नहीं। बाकी तो सारा सही लिखा है, यहाँ पे ही गलती कर दी। लिखा है सोनेट कंटेन्स 49, हाँ ठीक है, मिलकर बनता है। टिपिकली विद 2 राइमिंग स्टेंजा नोन एज राइमिंग, हाँ 2 राइमिंग स्टेंजा ऑक्टेव और सेस्टेट, है ना, एज आ राइमिंग कपलेट। अच्छा ठीक है, अब शेक्सपियर की सोनेट की बात कर रहा है तो उसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं और फिर एक कपलेट होता है एंड में, तो उसकी बात कर रहा है, हाँ ठीक है। और देखिए इसका जो ऑप्शन है 1 ट्रू सेकंड ट्रू, 1 फॉल्स सेकंड फॉल्स, 1 फॉल्स सेकंड ट्रू, और ये तो पर आंसर हमारा क्या है कि पहला तो गलत हो गया पर दूसरा सही है, ये हमारा आंसर है। लिखा है इन बोथ स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, आ पास्टोरल होना चाहिए, पोइम इज़ लाइक इट्स साउंड, पोइट्री हैज़ टू डू विद पास्चर्स एंड इन सम पास्चर्स देयर आर शीप टेंडल।
and shepherds. The pastoral poem debated the life of shepherds and shepherders versus evil in the city. तो ऑप्शन ये जो डी है वो हमारा करेक्ट है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें. थैंक यू.